दो दोस्त आरव और कबीर उस वीरान स्कूल में सच जानने घुसे थे, जहां कहा जाता है कि घंटी तभी बजती है जब कोई मरने वाला होता है। वहां उन्हें मिला शंभू, वो रहस्यमयी चौकीदार जिसने उन्हें रोका, पर फिर खुद उनके साथ हो लिया। लेकिन स्कूल के अंदर सन्नाटा नहीं, मौत उनका इंतजार कर रही थी। बंद दरवाजे, दीवार पर खून से लिखे उनके नाम और एक डायरी की चेतावनी। 3 में से एक को जाना होगा। जैसे ही घंटी बजी, कमरे में आग का धुआं भरने लगा और तभी कबीर को अंधेरे में किसी अदृश्य साए ने जकड़ लिया। आरव, कोई है मेरे पीछे, कोई है मेरे पीछे, कोई है मेरे पीछे। कबीर की चीख उस कोई बंद है कमरे मेरे की पीछे। दीवारों से टकराई और गूंजने लगी। धुएं और राख के बीच आरव ने देखा एक जली हुई काली पड़ चुकी आकृति ने कबीर का कंधा जकड़ रखा था। छत पर लगी घंटी अब इतनी जोर से बज रही थी जैसे कोई उसे हथौड़े से पीट रहा हो। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना सोचे अपना कैमरा उठाया और उसकी फ्लैशलाइट पूरी ताकत से ऑन कर दी। तेज रोशनी पड़ते ही वह अदृश्य साया एक पल के लिए पीछे हटा और हवा में घुल गया। कबीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। आरव ने उसे खींचा। उठ कबीर, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कहां से? दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था और खिड़कियां जाम थी। कमरे में धुआं अब इतना भर गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी आरव की नजर शंभू पर पड़ी। शंभू जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं। वह भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस जमीन पर घूरते हुए बार बार बुदबुदा रहा था। वो आ गए, मुझे पता था वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो आ गए, मुझे पता था वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं पापी हूँ। कबीर उठा। चाचा क्या बोल रहे हैं? आरव ने कमरे में पड़ी एक भारी लोहे की कुर्सी उठाई और पूरी क्षमता से खिड़की के कांच पर दी। कांच टूटा, लेकिन जैसे ही आरव ने बाहर देखा उसके होश उड़ गए। खिड़की के बाहर स्कूल का मैदान नहीं था, बल्कि सिर्फ घुप, अंतहीन अंधेरा था, जैसे वो कमरा स्कूल का हिस्सा ही न रहा हो। घंटी की आवाज अचानक धीमी हो गई। धुएं के बीच से ब्लैक बोर्ड फिर से चमकने लगा। पहले उस पर लिखा था 3 में से 1, लेकिन अब वे शब्द पिघल रहे थे। खून जैसी लाल स्याही में नया वाक्य उभर रहा था। कोई एक झूठ बोल रहा है। आरव ने कबीर को देखा और फिर शंभू को। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, मेरे कैमरे की स्क्रीन देख। आरव ने कैमरे की स्क्रीन की तरफ देखा, जो अब भी रिकॉर्डिंग मोड में थी। स्क्रीन में जहां शंभू बैठा था, स्क्रीन पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जमीन दिख रही थी। कमरे का तापमान अचानक झुलसा देने वाला हो गया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे का सारा धुआं एक जगह इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने 3 छोटे बच्चों की आकृतियां ले ली। वे तीनों आकृतियां आरव और कबीर की तरफ नहीं देख रही थी, वे तीनों शंभू की तरफ देख रही थी। दीवार पर लिखे तीनों आरव, कबीर, शंभू में से आरव और कबीर के नाम अपने आप मिट गए। अब वहां सिर्फ शंभू का नाम बचा था, लेकिन फिर शंभू शब्द भी बदलने लगा। अक्षर टूटकर नए सिरे से जुड़ने लगे। अब ब्लैक बोर्ड पर एक नया नाम लिखा था, रमेश बाबू। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश बाबू? लेकिन वो तो वो मास्टर था जो आग में। शंभू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई थी। तीनों बच्चों की आकृतियों ने एक साथ अपने हाथ शंभू की तरफ बढ़ा दिए और घंटी एक बार फिर चीखने लगी। रमेश बाबू! कबीर के सूखे होठों से कांपते हुए शब्द निकले। आरव के कैमरे की स्क्रीन पर शंभू गायब था, लेकिन असल में वह उनके ठीक सामने बैठा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक, अजीब सी मुस्कान थी, जबकि आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। छत की घंटी की आवाज अब टन टन से बदलकर एक भारी गूंजती हुई चेतावनी बन चुकी थी। हाँ, मैं ही रमेश हूं।
शंभू की आवाज अब उस कमजोर बूढ़े चौकीदार जैसी नहीं थी। धुएं और घुटन के बीच उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन और अपराध बोध था। आरव सन्न रह गया। लेकिन रमेश मास्टर तो उस आग में मर गया था, लोग यही कहते हैं। वो सच नहीं था बेटा। 15 साल पहले भी इस स्कूल तो मैं यही था। आग तेजी से फैल रही थी और मैं डर गया था। धुआं भर रहा था। मैंने बच्चों को बचाने के बजाय खुद को बचाने की सोची। मैं कमरे से बाहर भागा और घबराहट में मैंने कमरा बाहर से बंद कर दिया ताकि आग मुझ तक न पहुंचे। मैंने उन बच्चों को अंदर जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया। मैं एक कायर हूं। कबीर को उबकाई आने लगी। आपने उन्हें मरने दिया और फिर आप चौकीदार बनकर यहीं घूमते रहे। मैं भाग नहीं पाया। मेरी गिल्ट और स्कूल की घंटी ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मैं चौकीदार शंभू बनकर रोज बाहर बैठता था ताकि कोई और अंदर ना आए। मुझे पता था कि ये बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं और आज तुम दोनों की वजह से मैं अंदर आ गया। तभी हवा में जलते हुए मांस की बदबू और तेज हो गई। उन तीनों बच्चों की धुएं वाली आकृतियों में से अब असली आग की लपटें उठने लगी। कमरे का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि आरव के हाथ में पकड़ा कैमरा गर्म होकर बंद हो गया। तीनों आकृतियों ने रमेश को चारों तरफ से घेर लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचाओ। वह आरव और कबीर की तरफ गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उन आकृतियों ने रमेश को जकड़ लिया। रमेश के कपड़ों में आग लग गई और उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। आग अब पूरे कमरे में फैल रही थी और आरव तथा कबीर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आरव, खिड़की! हाँ। कबीर चिल्लाया। आरव ने कबीर को उस टूटी हुई खिड़की की तरफ खींचा जिसका कांच उसने पहले तोड़ा था। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन आग में जलने से बेहतर कूदना था। कूद जा कबीर! आरव ने धक्का दिया। जैसे ही कबीर खिड़की के फ्रेम पर चढ़ा, अचानक किसी ने उसका टखना बेहद जोर से पकड़ लिया। कबीर ने नीचे देखा। रमेश का आधा शरीर आग में जल चुका था, चेहरा पिघल रहा था, लेकिन उसके हाथ ने कबीर का पैर जकड़ रखा था। रमेश एक भयानक राक्षसी आवाज में चिल्लाया, मैं अकेले नहीं चलूंगा, इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे। रमेश ने कबीर को पूरी ताकत से पीछे उस दहकती हुई आग की तरफ खींच लिया। कबीर का पैर जलते हुए रमेश की पकड़ में था। आग की लपटें कबीर के जूते तक पहुंच चुकी थीं। आरव, बचाओ! कबीर दर्द और डर से चीखा। आरव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और पूरी ताकत से रमेश के जले हुए हाथ पर खटाक। रमेश की पकड़ ढीली हुई, लेकिन वह फिर झपटा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ पागलपन था। मैं अकेला नर्क में नहीं जाऊंगा, वह चिल्लाया। तभी कमरे के बीचों बीच खड़ी उन 3 बच्चों की धुएं वाली आकृतियों ने अपना हाथ बढ़ाया। अचानक कमरे की आग का रंग लाल से नीला हो गया। एक भयानक ठंडक फैल गई। उन आकृतियों ने रमेश को नहीं छुआ, बस उसकी तरफ इशारा किया। रमेश का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही थी। एक बच्चे की आवाज गूंजी, किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा की सरसराहट जैसी। दरवाजा तुमने बंद किया था मास्टर जी, अब यह कभी नहीं खुलेगा। रमेश हवा में हाथ पैर मारता हुआ पीछे कमरे के सबसे गहरे अंधेरे कोने की तरफ खींचता चला गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। उसकी चीखें आग की लपटों में दब गईं। कबीर आप! कबीर आप! हाँ। उसने कबीर का हाथ खींचा और दोनों ने बिना पीछे देखे उस टूटी हुई खिड़की से अंधेरे में छलांग लगा दी। वे नीचे झाड़ियों में गिरे। कांटे चुभे, हड्डियां दुख गईं, लेकिन वे जिंदा थे। उसी पल ऊपर स्कूल की इमारत से एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! वह पुरानी जंग लगी घंटी जो छत से लटकी थी, टूटकर नीचे कंक्रीट पर आ गिरी। उसके गिरते ही स्कूल की सारी आग, सारा धुआं और सारी रोशनी एक झटके में गायब हो गई। वहां सिर्फ सन्नाटा बचा था और 15 साल पुराना वीराना।
सुबह की रोशनी के साथ पुलिस की जीप और एम्बुलेंस स्कूल के गेट पर खड़ी थी। आरव और कबीर को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। दोनों सदमे में थे। इंस्पेक्टर ने स्कूल के उस कमरे का मुआयना करने के बाद बाहर आकर आरव से पूछा, तुमने कहा कि वहां एक चौकीदार था, शंभू नाम का? हाँ सर, वही रमेश बाबू था। उसने खुद को आग लगा ली। इंस्पेक्टर ने फिर अपने हवलदार को इशारा किया। हवलदार एक पुरानी जली हुई फाइल और कुछ तस्वीरें लेकर आया। बेटा, इस स्कूल में पिछले 15 सालों से कोई चौकीदार नहीं है। सरकार ने इसे भूतिया घोषित करके सील कर दिया था। लेकिन हमने उसे देखा, उसने हमें छुआ था। कबीर चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ऊपर कमरे में हमें ताजा कोई लाश नहीं मिली, लेकिन उसने एक फोटो दिखाई। हमें उस कमरे के कोने में मलबे के नीचे दबे हुए 4 कंकाल मिले हैं, 3 बच्चों के और एक बड़े आदमी का। फोरेंसिक के हिसाब से ये कंकाल 15 साल पुराने हैं। आरव और कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रमेश शंभू से वे बात कर रहे थे, वह उस रात आग से भागा नहीं था। वह भी बच्चों के साथ उसी कमरे में जलकर मर गया था। उसकी आत्मा अपनी गिल्ट, अपराध बोध की वजह से वहीं फंसी हुई थी और वह खुद को सजा देने के लिए बार बार उस रात को जी रहा था। पुलिस जा चुकी थी। आरव और कबीर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। कबीर ने अपनी जेब से आरव का कैमरा निकाला। वह किसी तरह बच गया था। आरव, रिकॉर्डिंग, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कांपते हाथों से आखिरी वीडियो प्ले किया। वीडियो में आरव और कबीर हवा में बात करते दिख रहे थे। क्योंकि शंभू तो आत्मा था, लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंत में, जब वे खिड़की से कूद रहे थे, कैमरे का लेंस टूटी हुई घंटी पर फोकस हुआ था। टूटी हुई घंटी के पास धूल में एक संदेश लिखा हुआ दिखाई दिया, जो शायद ताजा उंगलियों से लिखा गया था, मुक्ति। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। गाड़ी स्टार्ट हुई और वे स्कूल से दूर निकल गए। पीछे स्कूल खामोश खड़ा था। घंटी टूट चुकी थी। अब वहां कभी कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन हवा में अभी भी एक धीमी, बहुत धीमी सरसराहट थी।